नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता, कहानी, नाटक लेखन से संबंधित प्रश्न। आपको बता दूं कि नए सत्र में, नए सेशन में और नए पाठ्यक्रम के अनुसार कविता, कहानी और नाटक लेखन से संबंधित एक 3 नंबर का प्रश्न होगा और एक 2 नंबर का प्रश्न होगा, जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है इसको, क्योंकि कविता, कहानी, नाटक से संबंधित जो प्रश्न हैं, ये सबसे पहली बात तो ये आना ही आना है और इन तीनों में से कोई 2 जरूर आएगा। यह 3 है, 3 में से 2 आएंगे और जिसमें से एक 3 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको और अच्छे से इसको समझना है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि कविता क्या है, कहानी क्या है, नाटक लेखन क्या है, इससे संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है कि इसको थोड़ा छोटा करते हैं। पहला प्रश्न है कि कविता के किन प्रमुख घटकों का ध्यान रखना चाहिए। लगभग 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो देखिए उत्तर है, कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। यानी अगर आपको भाषा अच्छी तरीके से आती है, उसका अच्छा ज्ञान है, तो आप कविता के बारे में लिख सकते हैं। भाषा शब्दों से बनती है और शब्दों का एक विन्यास होता है। विन्यास यानी जैसे हम उनको विस्तृत कर देते हैं, बांट देते हैं, शब्दों को अलग अलग खंड कर देते हैं, तो उसे विन्यास कहते हैं, जिसे वाक्य कहा जाता है। और इनको ही फिर हम वाक्य बना देते हैं, अलग अलग शब्द मिला करके उसे वाक्य बना दिया जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, पर संरचना ऐसी कि पाठक को नई लगे। हमेशा नई लगने जैसी कविता होनी चाहिए, तभी आपकी कविता को कोई पढ़ेगा, ध्यान देगा, अन्यथा कोई नहीं पढ़ेगा। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों, यहाँ देखिए चिन्ह दिए गए हैं, कॉमा है, इसमें आदिबोधक है, पूर्ण विराम है। इसके अलावा भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह, जिनका आपको प्रयोग करना है। यहाँ तक कि 2 पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है, जिसे आप डैश कहते हैं, या योजक चिन्ह होता है, विषय विस्तारक चिन्ह होता है। जैसे यहाँ देखिए वाक्य गठन के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, जो 2 शब्दों को जोड़ता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं, उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। शब्दों का चयन, उसका गठन और भावानुसार लयात्मक अनुशासन वे तत्व हैं जो जीवन के अनुशासन के लिए जरूरी हैं। यानी जो कविता का जीवन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कविता लिखनी है या कविता के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो इन चीज़ों का ज्ञान हासिल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कविता के प्रमुख घटक हैं, जिनका हमें कविता लिखते समय या कविता को पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए। कहानी लेखन में कथानक के पात्रों का संबंध स्पष्ट कीजिए। यहाँ भी लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना, आपको ध्यान दीजिए। तो देखिए कहानी जो आम तौर पर सबसे ज़्यादा प्रचलित विधा होती है और सबसे ज़्यादा हमारे घरों में इसका चलन होता है, वो चाहे किसी भी रूप में अपने बच्चों को कोई कहानी सुना रहा हो या कोई कहानी सुन रहा हो या पढ़ रहा हो, अलग अलग तरीके से, तो कहानी का अपना एक अलग ही महत्व है और सर्वप्रचलित रूप है यह कहानी। तो देखिए इसका उत्तर है, देश, काल, स्थान और परिवेश के बाद कथानक के पात्रों पर विचार करना चाहिए। यानी जो कथानक है, आपकी जो कहानी है, उसका जो विषय है, उसके जो पात्र हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि वो पात्र सही जगह पर स्थापित हो सकें। और देश काल यानी जो भी समय चल रहा है, स्थान है, परिवेश है, जो परिस्थितियां हैं, माहौल है, इन सारी बातों का जिक्र करना चाहिए। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में वह विकसित भी होता है या अपना स्वरूप भी बदलता है। इससे स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी से उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में होगी। इसके अंतर्गत पात्रों से
उसे पात्रों के अंतः संबंध पर भी विचार किया जाना चाहिए। कौन से पात्र की किस किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी, यह भी कहानीकार को पता होना चाहिए। संक्षिप्तता कहानी के कथानक का अनिवार्य गुण है। वैसे तो कथानक की 5 दशाएं होती हैं: आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और अंत। परंतु प्रत्येक कहानी में 5 अवस्थाएं नहीं होती। अधिकांश कहानी में कथानक संघर्ष की स्थिति को पार करता है, विकास को प्राप्त कर कौतूहल को जगाता हुआ चरम सीमा पर पहुंचता है और उसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से जब भी कोई कहानी लिखी जाएगी उसमें इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, तभी वह कहानी सार्थक होगी, अन्यथा नहीं होगी। और सबसे खास बात, पठनीय होगी। अगर आपकी कहानी पठनीय नहीं है तो आपके लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगला प्रश्न है, नाटक लेखन की कार्य अवस्थाएं किस प्रकार होती हैं? लगभग 80 से 100 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, नाटक में आरंभ से लेकर अंत तक 5 कार्य अवस्थाएं होती हैं। आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। आरंभ कथानक का आरंभ होता है और फल प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है। देखिए यहाँ जैसे स्पष्ट है, समझ सकते हैं। आरंभ, इसमें किसी भी तरह के नाटक की शुरुआत की जाती है। यत्न, इसमें फल प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। प्रत्याशा, इसमें फल प्राप्ति की आशा उत्पन्न होती है। नियताप्ति, इसमें फल प्राप्ति की इच्छा निश्चित रूप ले लेती है। और फलागम आरंभ, इसमें फल प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जब भी आप कोई नाटक लिखते हैं तो ये 5 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जिससे अंत में उस नाटक को दिखाने का, लिखने का, करने का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, तभी जाकर के वह नाटक सफल होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नाटक लेखन कार्य की अवस्थाएं 5 प्रकार की हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतरण। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये देखिए, इसका उत्तर, अभी आपने कहानी लिखना सीखा, फिर कहानी का नाट्य रूपांतरण यानी जब किसी कहानी को नाटक में परिवर्तित किया जाता है, उसका नाटक बनाया जाता है, तब क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो देखिए, कहानी एक ही जगह पर स्थित होनी चाहिए, अर्थात कहानी डवाडोल नहीं होनी चाहिए, हिलनी डुलनी नहीं चाहिए कहानी। अर्थात कहानी कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो विषय आपने रखा है, कहानी को स्थापित किया है, उसी विषय पर कहानी चलनी चाहिए। कहानी में संवाद नहीं होते और नाट्य संवाद के आधार पर आगे बढ़ता है, इसलिए कहानी में संवाद का समावेश करना जरूरी है। यानी कोई भी कहानी जो होती है उसमें संवाद नहीं होता, वो कहानी एक पटरी पर चल रही होती है, कोई सुना रहा होता है, हम सुन रहे होते हैं। लेकिन नाटक ऐसा नहीं होता। नाटक में जब तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तब तक नाटक पूर्ण नहीं होगा, इसलिए कहानी में संवाद डाला जाता है। आप देखते हैं फिल्मों की स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, और जब आप फिल्म देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ आता है स्टार्टिंग में, शुरू में, कि डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, ये सारी चीज़ें होती है। तो जो उसमें डायलॉग है वही संवाद होता है, यानी वो डायलॉग राइटर ही निर्धारित करता है कि कौन सा हीरो, विलन या व्यक्ति क्या बोलेगा, उस समय क्या कहेगा। तो इसी तरीके से तभी वो नाटक सफल होगा, वो भी एक नाटक ही है फिल्म में। तो इस तरीके से अगर संवाद नहीं होगा तो नाटक सफल नहीं होगा। कहानी का नाट्य रूपांतर करने से पहले उसका कथानक बनाना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी कहानी का कथानक, उस कथानक को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक उसका नाटक नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कहानी को कथानक के रूप में परिवर्तित, कथानक यानी कहने का एक तरीका होता है, कैसे कहा जाए उसको। कहानी का नाट्य में हर एक पात्र का विकास कहानी जैसे आगे बढ़ती है वैसे होता है, यानी जिस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही उस पात्र का विकास भी होता जाएगा कहानी में, नाटक में। इसलिए कहानी का नाट्य रूपांतर करते वक्त पात्र का विवरण करना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति कहानी लिख सकता है, पर जब नाट्य रूपांतर की बात आती है
तो हर एक समूह या टीम की ज़रूरत होती है। यानी इसमें नाटक लिखते समय इसमें एक समूह की, एक टीम की ज़रूरत होती है किसी कहानी से नाटक बनाने। हालांकि आमतौर पर एक ही व्यक्ति लिखता है, लेकिन दो अलग बातें, एक नाटक लिखना और एक नाट्य रूपांतरण, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो नाट्य रूपांतरण में नाटक लिखना तो एक पहले से ही व्यक्ति सोच करके चलता है और वो नाटक लिखता है, वो किसी कहानी से नाटक नहीं बनाता। लेकिन नाट्य रूपांतरण में कहानी से पहले कथानक बनाया जाता है, फिर उससे नाटक बनाया जाता है, इसलिए इसमें एक टीम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपने 4 प्रश्न पढ़े जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इन चारों में से ये समझ लीजिए कि 5 नंबर का आपका फिक्स है। तो 5 नंबर आपका आना है। एक 3 नंबर का प्रश्न होगा, एक 2 नंबर का प्रश्न होगा, उसमें विकल्प भी होंगे। तो ध्यान दें, इसको ध्यानपूर्वक आपने सुन लिया है, समझ लिया है। बार बार इसको सुने, समझें। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो इसको ध्यान से सुने और समझें। तो इस प्रकार से ये 12वीं में आने वाला जो पाठ्यक्रम है आपका, उसको आपने पढ़ लिया, समझ लिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।